नमस्कार साथियों, कैसे हो। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल mdedu.insight पर हार्दिक अभिनंदन। और आज मैं आपके लिए कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है सतह के समकालीन केंद्र। तो सतह के समकालीन जो केंद्र हैं उनका जो एक पार्ट मैंने आपको दिया, उसमें हमने क्या पढ़ा उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यानी कि उसमें हमने पढ़ा सतह के प्रमुख समकालीन केंद्र कौन कौन से हैं, यानी कि क्या सतह के समकालीन केंद्र कौन से हैं, यानी कि जो एक विश्व युद्ध बना था उसको टक्कर देने के लिए या उसको चुनौती देने के लिए कौन कौन सी संगठन या कौन कौन से देश है वो उभर कर सामने आते हैं, वही सतह के प्रमुख समकालीन केंद्र कहलाते हैं। और सतह के प्रमुख समकालीन केंद्रों को दो पार्ट में बांटा था, एक संगठन, दूसरा देश। संगठन में हमने 4 संगठन की बात की थी कि आसियान आता है, यूरोपीय संगठन आता है, ब्रिक्स और सार्क आता है। हमने ब्रिक्स और सार्क के बारे में बताया कि वो अपने सिलेबस में इन्वॉल्व नहीं किया गया, इसलिए उनको छोड़ दिया, और हमने उसमें से यूरोपीय संगठन पढ़ा। फिर देशों की अगर बात करते हैं तो देशों में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस और भारत की बात करते हैं। लेकिन देशों में भी मैंने बताया कि सिलेबस के अंदर चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को शामिल किया गया, इसलिए रूस और भारत को हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो पीछे की जो क्लास आई थी उसमें हमने यूरोपियन संघ की कुछ बातें की थी, और उसमें क्या किया था, यूरोपियन संघ की शुरुआत कैसे हुई, तो कैसे अपना यूरोपियन संघ है वो स्टार्ट होता है। अपने को देखा था कि जो अमेरिका ने जो पश्चिमी यूरोप के देश थे उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जबरदस्त मदद की थी, और वो मदद जो थी वो मार्शल योजना के तहत आती थी। यानी कि मार्शल योजना आई थी 1948 के अंदर, है ना। उसमें क्या हुआ था कि यूरोपीय जो सहयोग था, यूरोपीय जो क्या देश जो थे उन्होंने क्या किया कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बना लिया 1948 के अंदर। यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन बनाया। इसका मतलब यूरोपियन जो संघ है, यूरोपीय जो संघ है उसकी शुरुआत होती है आर्थिक सुधारों को लेकर के। ये आर्थिक सुधारों से शुरू होता है और फिर राजनीतिक सुधारों में चला जाता है और एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर करके सामने आता है, और धीरे धीरे ये आर्थिक से बाद में चलता है, तो आर्थिक से राजनीति की तरफ जैसे कदम उठाता है तो ये एक यूरोपियन संघ बन करके सामने आता है। और यूरोपियन संघ में जैसा कि हमने पढ़ा था कि धीरे धीरे संघ में सदस्य जुड़ते जाते हैं। प्रारंभ में 6 सदस्य होते हैं जिन्होंने एक संगठन बनाया था, और उसके बाद में धीरे धीरे उसमें और सदस्य जुड़ते जाते हैं, और वो सदस्य मिलकर के टोटल 28 तक पहुंच जाती है उनकी संख्या। लेकिन एक देश है जो उसमें से निकल जाता है, और वो है ब्रिटेन। और ब्रिटेन जो है वो उस संगठन से बाहर हो जाता है, जिसको हमने बताया कि BREXIT ब्रेक्जिट नाम दिया गया था उसका, तो वो ब्रेक्जिट हो जाता है, वो ब्रेक्जिट कहलाता है। और अब जब हम देखते हैं तो वो क्या कहलाता है कि यूरोपियन संघ एक संगठन के रूप में बना, यूरोपियन संघ एक संगठन के रूप में बना। आज की क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो यूरोपियन संघ का जो पार्ट बच गया था उस पर चर्चा करेंगे। तो यूरोपियन संघ एक संगठन के रूप में अपना पॉइंट है, और उसमें हम देखेंगे कि यूरोपियन संघ का गठन कब हुआ था। यूरोपियन संघ का गठन हुआ था फरवरी 1992 को। फरवरी 1992 को यूरोपियन संघ बना था। और कब बना, कैसे बना कि मोस्ट्रिट संधि हुई थी, उस मोस्ट्रिट संधि के तहत यूरोपियन संघ का गठन होता है। तो ये संगठन का गठन हो गया था यहाँ पर। और ये संगठन कैसा है इस बारे में अगर चर्चा करें तो आर्थिक संगठन से ये राजनीतिक संगठन में बदल गया। यानी कि प्रारंभ में इन्होंने क्या किया था, आर्थिक संगठन बनाया था, जैसे यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन बना, ठीक है। उसके बाद में ये धीरे धीरे यूरोपीय कोयला और इस्पात संगठन समूह बना, फिर यूरोपीय आर्थिक समुदाय बना, और उसके बाद में जो धीरे धीरे करते करते ये राजनीति में पार्टिसिपेट हो गया, और ये राजनीतिक संगठन बन गया था, राजनीतिक सुधारों की ओर अग्रसर हो गया। अब यूरोपियन संगठन है ना, वो एक विशाल देश की तरह से काम करता है, यानी कि एक विशाल राष्ट्र के रूप में कार्य करता है। यूरोपियन संघ है वो एक विशाल राष्ट्र के रूप में कार्य करता है, यानी कि विशाल राष्ट्र के जैसा लगता है, ये बड़ा राष्ट्र हो ऐसे रूप में अस्तित्व में आ गया ये। और जब एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आता है तो पता है अपने जैसे राष्ट्र, एक राष्ट्र होता है, उसका प्रतीक एक राष्ट्र ध्वज होता है, यानी कि उसका झंडा होता है, उसका राष्ट्रीय गान भी होता है, उसका कोई न कोई स्थापना दिवस होता है, चाहे वो स्थापना दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो, किसी भी प्रकार से, तो कोई स्थापना दिवस भी होता है, और उसकी कोई एक मुद्रा भी होती है। तो यूरोपियन जो संघ था उसके पास अपना झंडा भी था, झंडा भी है, राष्ट्रगान भी है, और स्थापना दिवस भी है, और मुद्रा है जिसको हम यूरो के रूप में जानते हैं, उसकी मुद्रा है वो यूरो है। यूरोपियन संघ की मुद्रा यूरो है।
ठीक है। तो इस प्रकार से इनके पास में एक राष्ट्र के रूप में ये संगठित होता है। और बाद में 2003 के अंदर अब बचता क्या है, उसके पास में अपना झंडा है, गान है, स्थापना दिवस मनाता है, और उसके बाद की करेंसी भी अपनी है। तो उसके बाद बचता क्या कि वो संविधान, किसी देश को संचालित करने के लिए संविधान चाहिए। और यूरोपीय संघ ने भी ऐसा ही प्रयास किया था कि 2003 में यूरोपियन संघ ने क्या सोचा कि हम भी क्यों ना एक देश के रूप में अगर उभर कर सामने आ रहे हैं तो हमारा भी एक संविधान हो। उन्होंने 2003 में संविधान बनाने का प्रयास किया, लेकिन संविधान बनाना सबके बस की बात नहीं होती है, और वो संविधान में वो असफल हो गया। तो ये 2003 में संविधान निर्माण का जो असफल प्रयास किया था, यूरोपियन संघ ने प्रयास जरूर किया था लेकिन बना नहीं। अब इस प्रकार से यूरोपियन संघ है, एक संगठन के रूप में था, लेकिन यूरोपियन संघ एक संगठन के रूप में है, तो कोई भी संगठन होता है तो उसमें कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ खासियत होती है उसकी। तो वो खासियत यूरोपियन संघ की क्या थी, उस पर चर्चा करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखो यूरोपियन संघ है ना, वो आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य प्रभाव जबरदस्त है इसका। आर्थिक तरीके से मजबूत है, राजनीतिक प्रभाव भी उसका दिखाई पड़ता है, और सैन्य प्रभाव तो कहना ही क्या है। यानी कि आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य प्रभाव है इसका जबरदस्त है। पहली विशेषता के अंदर इसको नोट कर लेते हैं। और दूसरी अगर बात करें तो इसका आर्थिक प्रभाव है ना, जो आर्थिक नजरिया देखा हमने इसका, तो आर्थिक प्रभाव एशिया, अफ्रीका और यूरोप के सभी देशों तक जाता है। यानी कि यूरोपीय संघ का आर्थिक प्रभाव केवल यूरोपीय महाद्वीप में नहीं है, केवल यूरोप महाद्वीप नहीं है, उसका एशिया के महाद्वीप के देश हैं उसमें भी, और अफ्रीकन महाद्वीप के जो कंट्रीज हैं, देश हैं, उनमें भी उसका आर्थिक प्रभाव है वो देखने को मिलता है। और 2016 के अंदर अगर बात करें तो ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के सामने आई। यानी कि 2016 में अगर अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उभर करके सामने आती है यूरोपियन संघ। यानी कि यूरोपियन संघ है वो 2016 तक आते आते और दुनिया की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। तो इसका मतलब ये आर्थिक तरीके से तो मजबूत था। फिर इसकी बात करें तो इसका जो सकल घरेलू उत्पाद है ना, वो 17,000 अरब डॉलर, 17,000 अरब डॉलर, इसको मिटा देता हूं कंफ्यूज हो जाओगे, 17,000 अरब डॉलर इसकी क्या थी, सकल घरेलू उत्पाद है इसका, 17,000 अरब डॉलर सकल घरेलू उत्पाद है। तो अब सोचो इसका घरेलू उत्पाद 17,000 अरब डॉलर में है, तो इसकी आर्थिक स्थिति कैसी, कितनी मजबूत रही है। और इसकी जो मुद्रा है यूरो, देखो हम मानते हैं कि अमेरिकन जो डॉलर है ना वो बहुत मतलब मजबूत है, लेकिन यूरो है ना आज के टाइम में अमेरिकन डॉलर के लिए खतरा पैदा करके खड़ा हो गया। यानी कि यूरो है ना वो अमेरिकन डॉलर को पीछे धकेल रहा है। तो ये अमेरिकन डॉलर के लिए खतरा बन गया। कौन सी करेंसी, यूरो, यूरोपियन संघ की जो करेंसी है यूरो, वो अमेरिकन डॉलर को किक मारने वाली है। और यदि हम देखें कि विश्व व्यापार संगठन जो है, यानी कि विश्व व्यापार के अंदर देखें तो अमेरिका से 3 गुनी ज्यादा हिस्सेदारी रखता है विश्व व्यापार में। विश्व में पूरे व्यापार की अगर बात करें तो अमेरिका का जो व्यापार है विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, उससे 3 गुना ज्यादा हिस्सेदारी यूरोपियन संघ की है। और इसी से क्या होता है, जिससे क्या होता है, अमेरिका और चीन जो है ना उनके साथ अपनी शर्तों पे बात करता है, साडा हक हिथे रख, यानी कि ये अपनी शर्तों पर बात करता है, ना कि अगले की शर्त मानता है। अमेरिका और चाइना जैसी एक शक्तिशाली जो देश हैं उनसे भी अपनी खुद की शर्तों पर वो बात करता है। कौन, यूरोपियन संघ। और यूरोपियन संघ का एक जो सदस्य है ना वैसा फ्रांस, ये यूएनओ का सदस्य है। यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है ना उसमें वीटो पावर रखता है। क्या रखता है, वीटो पावर। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सदस्य ऐसा है कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो सुरक्षा परिषद है ना उसके जो सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर 5 है, और 5 में से फ्रांस है जो यूरोपियन संघ का सदस्य है। यूरोपियन संघ का सदस्य फ्रांस वीटो पावर रखता है खुद अकेला, यानी कि फ्रांस मजबूत स्थिति में है और वो यूरोप का सदस्य है। इसका मतलब यूरोपियन संघ है वो एक मजबूत स्थिति में है। यहाँ सुरक्षा परिषद में भी वीटो पावर रखता है, यानी कि जो 5 सदस्य है ना उनमें से यदि एक की भी राय किसी मुद्दे पर अलग होती है तो वो सबकी राय मानी जाती है। यानी कि वो उसने एक ने अगर ना कर दी तो बाकी 4 ने हाँ कर दी, कुछ भी नहीं चलता उनका। एक की ना मतलब सबकी ना हो गई। तो इसका मतलब किसी भी अगर जो सुरक्षा परिषद का कोई भी कार्य होता है उसमें 5 की राय एक जैसी होनी चाहिए। अगर एक ही राय नहीं मिली तो इसका मतलब वो मुद्दा है वो वहीं रुक जाता है
और वो है वीटो पावर, यानी कि वो फ्रांस के पास में भी है। और ये 5 सदस्यों की अगर बात करें तो उसमें अमेरिका आ जाता है, चाइना आ जाता है, फ्रांस आ जाता है, और अपना क्या नाम उसका रूस आ जाता है, और ब्रिटेन आ जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि अमेरिका के साथ अन्य जो देश है ना, उनकी जो अंतरराष्ट्रीय नीतियां ना उसको भी प्रभावित करता है। जब उसके पास वीटो पावर है तो निश्चित तरीके से वो जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो नीतियां उसको प्रभावित करेगा, क्योंकि अपने पावर का तो इस्तेमाल हर कोई करना चाहता है। अब फ्रांस के पास अकेले के पास में 335 परमाणु हथियार है। भाई साहब, डर लगता है, युद्ध कर तो ले, अमेरिका और चाइना टक्कर लेना तो चाहते हैं, लेकिन ले किससे? 335 परमाणु हथियार तो अकेले फ्रांस के पास में है। तो फ्रांस के साथ में अन्य देश भी उसके साथ में यूरोपियन संघ में है, तो अगर एक एक दो दो भी उसके पास में है तो ये उनसे ज्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब ये है ना, ये धाक है उसकी, ये फ्रांस की धाक है यूरोपियन संघ में, और यूरोपियन संघ की विश्व संघ स्तर पर 335 परमाणु हथियार मायना रखते हैं ये। और यूरोपियन संघ जो है ना, उसके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। भाई साहब, युद्ध कौन करेगा? सेना से, सेना युद्ध करेगी, और सेना जिसके पास बड़ी है जीत उसकी होती है। तो जिसके पास सेना बड़ी उससे कौन मत्था मारे, कौन पंगा ले, है ना? तो इसका मतलब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना जिसके पास होती है तो भैया वो और को भी साथ में ले सकता है। इसका मतलब इससे पंगा लेना ठीक नहीं है, पंगा इज नॉट चंगा। ठीक है, तो यहां दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना यूरोपियन संघ के पास है। और बाद में ये WTO का एक महत्वपूर्ण समूह है की तरह काम कर। WTO के अंदर, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO की फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन जो है उसमें एक महत्वपूर्ण समूह की तरह ये कार्य करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि स्लाइड के अंदर मैंने अपनी बुक के जो मुख्य बिंदु लेकर के आपको एक्सप्लेन किया है, उन मुख्य बिंदुओं को जो स्लाइड पर दे रखे उनको नोट डाउन करना है। अगर या तो वीडियो को पॉज करके रोक करके या पॉज करके इसको उतार लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें यूरोपियन संघ एक संगठन के रूप में एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको करना पड़ेगा कि ये 3-4 बिंदु है उसको लिखना पड़ेगा, या फिर सीधा सीधा प्रश्न यहां से आ जाता है, यूरोपियन संघ का गठन कब हुआ और किस संधि के तहत हुआ। ये प्रश्न भी 1 नंबर का बन सकता है। और यूरोपियन संघ की विशेषता है ये 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से बन सकता है, यानी कि यूरोपियन संघ की विशेषताएं। अब इतना पावरफुल होने के बावजूद भी, इतना मतलब मजबूत संगठन होने के बावजूद भी ये अब भी अमेरिका है इसके सामने अकड़ के बोलती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें कमियां रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो कमियां रही हैं उन कमियों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले चुटकी में इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्यारे छात्रों, पीछे की जो स्लाइड थी उसमें हमने यूरोपियन संघ एक संगठन के रूप में पढ़ा, और यूरोपियन संघ की जो विशेषताएं थी उनको हमने पढ़ा। और अब जो हम यूरोपियन संघ इतना मजबूत होने के बावजूद भी प्रभाव उसका कम दिखाई दे रहा है, तो उसके अंदर कुछ कमियां रही होंगी, उन कमियों के बारे में पढ़ेंगे। और एक टॉपिक होगा, वो होगा कि इसका उद्देश्य क्या था। तो हम पढ़ते हैं यूरोपियन संघ की कमियां, यानी कि क्यों यूरोपियन संघ है इतना प्रभावशाली नहीं हो पाया, जो कारण रहे वो क्या है। तो यूरोपियन संघ जो है इसमें क्या था, यूरोपियन संघ के जो देश हैं और सदस्य देश हैं उन्होंने क्या, उनकी अपनी अलग अलग विदेश नीति और रक्षा नीति है। यानी कि संघ बना लिया, सभी देश सदस्य बन गए, और लास्ट में उन्होंने क्या कह दिया कि प्रत्येक देश की अपनी अलग विदेश नीति होगी, अपनी रक्षा नीति होगी। यानी कि तुम अब किस देश के साथ में क्या किस तरह का रिश्ता बनाना चाहते हो, किस तरह की भूमिका अदा करना चाहते हो, वो तुम्हारा अपना व्यक्तिगत मामला होगा। और आपकी खुद की रक्षा नीति है वो भी खुद की होगी। जब ऐसा होता है तो आपको पता है कि एक संगठन के अंदर जितने सदस्य होते हैं उनकी यदि अलग अलग विदेश नीति है या अलग अलग रक्षा नीति है तो कहीं ना कहीं उनमें आपसी टकराव जरूर होता है। और ऐसा टकराव देखने को मिला जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। और अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया था तो उस दौरान जो ब्रिटेन जो था उसने इस हमले में साथ दिया था, लेकिन जर्मनी और फ्रांस जैसे देश हैं इन्होंने इसकी खिलाफत की थी। तो इसका मतलब ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस तीनों एक ही संघ के सदस्य हैं। एक सदस्य है उस युद्ध में साथ देता है तो दूसरे 2 सदस्य हैं वो उसकी खिलाफत करते हैं, यानी कि इनकी आपस में टकराव भी संभव हो जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग नीति
जो होनी विदेश नीति और जो रक्षा नीति अलग अलग होने के कारण इसमें कई बार आपसी टकराव भी देखने को मिला है, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ भी हुए हैं। दूसरी बात अगर देखें कि इसका एक सदस्य डेनमार्क और एक सदस्य स्वीडन, इसने तो सारा काम ही उल्टा कर दिया। ये तो कहते हैं हम अपनी मर्जी के मालिक हैं भाई साहब, सदस्य हैं आपके साथ में है कोई बात नहीं, लेकिन एक तो हम आपकी मोस्ट्रिट संधि को नहीं मानेंगे कि मोस्ट्रिट संधि के तहत जो आप इकट्ठे हुए हैं सारे के सारे उसकी शर्तें हैं वो हमें मंजूर नहीं है, तो एक तो मोस्ट्रिट संधि को नहीं मानेंगे। एक दूसरी बात, पूरे यूरोप की आपने तो एक ही यूरो बना ली, एक ही मुद्रा बना ली, हम कैसे माने, हमारा क्या है, हमारी मुद्रा कौन सी होगी फिर। तो उन्होंने कहते कि साझी मुद्रा जो थी यूरो उसका और मोस्ट्रिट संधि जो थी इसका इन्होंने कर दिया विरोध। किसने विरोध किया था, ध्यान में रखना, डेनमार्क और स्वीडन ने मोस्ट्रिट संधि और साझी मुद्रा यूरो का विरोध कर दिया। प्रश्न बन सकता है कि यूरोपीय संघ के किन देशों ने या किन सदस्य देशों ने साझी मुद्रा का या मोस्ट्रिट संधि का विरोध किया, तो डेनमार्क और स्वीडन, याद रखना दोनों का नाम, ठीक है। और फिर एक भी बात करें कि यूरोपियन संघ में कई ऐसे देश थे जो यूरोपियन संघ बना था तब से अब तक अमेरिकन जो समुदाय था, यानी कि अमेरिका की जो गठबंधन था उस गठबंधन के सदस्य थे और हैं। तो ऐसे सदस्य जो अमेरिकन गठबंधन के सदस्य रहे हैं और यूरोपियन संघ के सदस्य भी हैं, तो इसका मतलब वो गड़बड़ काम है। कहीं ये ना हो जाए कि घर का कुत्ता घर का, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, कहीं ये ना हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये यूरोपियन संघ की स्थापना से अब तक कई सदस्य देश ऐसे हैं जो अमेरिकी गठबंधन के का हिस्सा रहे हैं। जब अमेरिकन गठबंधन का हिस्सा रहे हैं तो अमेरिका को टक्कर देने के लिए वो कैसे तैयार होंगे या अमेरिका के खिलाफ वो कैसे खड़े होंगे, तो ये भी यूरोपियन संघ की एक कमी रही है। और फिर अगर बात करें और रही कई कसर निकाल दी ब्रिटेन ने, रही कई कसर है वो ब्रिटेन ने निकाल दी। ब्रिटेन कहता है टाटा बाय बाय, आई एम नॉट, यानी कि यूरोपियन संघ से अलग हो गया, जिसको हमने कहा था BREXIT, ब्रेक्जिट कहा था। ये ब्रिटेन का बाहर निकलना था, BR का ब्रिटेन, एग्जिट का मतलब बाहर निकलना, तो ब्रिटेन का बाहर निकलना ब्रेक्जिट कहलाता है, यूरोपियन संघ से बाहर निकल गया ब्रिटेन। तो ये भी बहुत बड़ी खामी देखने को मिली यूरोपियन संघ में। तो ये कमियां जो थी ना, इन कमियों के कारण यूरोपीय संघ जो है इतना प्रभावी नजर नहीं आया। अब ये सारी कमियां थी, लेकिन ये यूरोपियन संघ है वो बना क्यों, क्या जरूरत थी। तो यूरोपियन संघ के जो देश थे ना वो एकत्रित हुए तो उनका कोई ना कोई एक उद्देश्य था, एक गठबंधन बनाया तो उनका कोई ना कोई तो एक उद्देश्य रहा होगा। तो एक क्यों अनेकों उद्देश्य रहे होंगे, तो वो उद्देश्य क्या थे और क्या वो उद्देश्य हमने जितने बातें पढ़ी हैं क्या वो उद्देश्य उनमें पूरे हो पाए हैं। तो उनको देखते हैं कि यूरोपीय संघ के जो गठन के जो उद्देश्य थे ना उसमें था एक समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति, जो कि यहाँ पर भंग हो जाती है। यहाँ पर उसने कहा कि एक समान विदेश नीति होगी और सुरक्षा नीति एक समान होनी चाहिए हमारी, इस उद्देश्य से वो एक जगह हुए थे। और ऐसे में क्या होता है कि इन्होंने वही बात है जिसका पहला उद्देश्य था उसी का उल्लंघन कर लिया कि अपनी अलग अलग देशों की अपनी अलग अलग विदेश और रक्षा नीति बना दी। तो एक तो यहाँ पर उद्देश्य, जब उद्देश्य जो निश्चित किया था उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर है कि हम तो फेल होंगे। फिर आंतरिक और न्याय से जुड़े जितने मामले हैं ना उस पर परस्पर सहयोग की भावना रखेंगे, यानी कि सहयोग करेंगे एक दूसरे का, यहां तक ठीक था। यानी कि कोई भी आंतरिक मामला है और न्याय से संबंधित कोई मामला है, किसी के साथ अन्याय ना हो, इस प्रकार का जो मामला है तो उसमें कहते हैं कि हम सब एक दूसरे का सहयोगी रहेंगे। फिर कहते हैं एक समान मुद्रा का चलन। भाई साहब एक समान मुद्रा का चलन हुआ और है भी, लेकिन कुछ को पेट में दर्द होने लग गया, किसको, डेनमार्क और स्वीडन जैसे लोगों को, स्वीडन जैसे देशों को, और वो कहते हैं हम नहीं मानेंगे आपकी इस मुद्रा को, हमारी तो खुद की मुद्रा होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने एक समान मुद्रा के चलन है, ये उसका उद्देश्य था, उसको भी पूरा नहीं होने दे दिया डेनमार्क और स्वीडन ने। फिर होता है वीजा मुक्त आवागमन, ये चल रहा है वीजा मुक्त आवागमन, यानी कि जो यूरोपियन संघ के वर्तमान के जो 27 देश हैं, जो कि ब्रिटेन सहित 28 थे, वर्तमान के जो 27 देश हैं उन 27 देशों में आपस में वीजा मुक्त आवागमन है। यानी कि जिस प्रकार से हमें यहाँ से और दूसरे देश में जाने के लिए हमें वीजा की जरूरत होती है, वहां उस प्रकार से उन आपस के सभी देशों में वीजा मुक्त आवागमन होता है, यानी कि वीजा की जरूरत नहीं होती है।
ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना चैप्टर है वो समाप्त, सॉरी अपने चैप्टर का जो यूरोपियन संघ का जो टॉपिक है वो होता है समाप्त। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा, ये जो क्लास है वो कैसी लगी, आपका कमेंट जरूर करना, और लाइक अगर पसंद आता है तो लाइक करना आपका हक, आपका कर्तव्य बनता है, और अगर शेयर कर दो तो सोने पे सुहागा है। इसका मतलब आप मेरी बात को सुनेंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे, करोगे ना? पक्का? डन। ओके, तो अगली क्लास लेकर आएंगे, उसमें हम इसी चैप्टर का अगला पार्ट आसियान को लेकर आएंगे, और आसियान को एक नए तरीके से, नए अंदाज में अपने प्रेजेंट करेंगे। तो उसका इंतजार करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।